नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी औथेरियो। मनु, मैं अक्सर खुद से पूछती हूँ कि सारे तूफान वाया पश्चिम से ही हमारे यहाँ क्यों आते हैं, कोई तूफान यहीं से क्यों नहीं उठता। सोचने पर पाती हूँ कि गुलामी की जंजीरें जरूर 7 दशक पहले ही टूट गईं, लेकिन मैं मानती हूँ कि मानसिक गुलामी से मुक्ति सच में अब भी बाकी है। यही कारण है कि जब किसी चीज़ पर विदेशी ठप्पा लग जाता है तभी हम उसे मानते समझते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। #MeToo का तूफान भी भारत में तब असर दिखा रहा है जब पश्चिम में या बहुत पहले ही अपनी चपेट में बड़े बड़ों को समेट चुका है। अभी जल्दी ही एक बहुत बड़ा अमेरिकी सैन्य अधिकारी इसकी चपेट में आ गया जब वहाँ की पहली फाइटर प्लेन पायलट ने एक समिति के सामने अपने यौन शोषण का राज खोल दिया कि शुरुआती दिनों में उस अधिकारी ने बर्बरतापूर्वक उसका शोषण किया था। अपने यहाँ की बात करें तो अंग्रेजीदार लोगों या मानसिकता वाले या ये कहना उचित होगा ज़्यादा कि मैं काले के मानस पुत्रों के बीच भले ही है इसमें #MeToo स्टॉर्म कहा जा रहा हो, लेकिन सच यह है कि हिंदी जगत या ऐसे कहें कि गैर अंग्रेजीदार जगत में यानी हिंदुस्तान में तथाकथित स्टॉर्म अभी दरवाजे के आसपास भी नहीं पहुंचा है। मैं जितना जानती हूँ उसी आधार पर कह रही हूँ कि इस तथाकथित स्टॉर्म की गैर अंग्रेजीदार जगत में अभी आहट भी नहीं सुनाई दे रही है। इसकी हवाएं अभी तूफानी रूप लेने लायक ऊर्जा ही ग्रहण नहीं कर पाई हैं। मुझे लगता है कि अंग्रेजीदार जगत में यह स्टॉर्म क्षणिक समय के लिए ही है। मनु, मौसम वैज्ञानिकों की तरह मैं भी इस स्टॉर्म की हवाओं का रुख पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ बराबर ही। मेरा आकलन यही कहता है कि जब हम MeToo का भारतीय संस्करण सामने लाएंगे तभी सही मायने में यह अपने देश में प्रचंड तूफान बनेगा। और यह भी साफ कह दूँ कि गैर अंग्रेजीदा दुनिया में ही बनेगा। हवाओं का रुख बता रहा है कि जब प्रचंड तूफान बनेगा तो भारत की आधी दुनिया ही बदल जाएगी। छोटे गांवों तक में आधी दुनिया से मर्दवादी सोच व्यवस्थाएं तौर तरीके दूर भागेंगे। पूरे समाज में एक ऐसे बदलाव का युग शुरू होगा जिसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति का खोया हुआ युग वापस आएगा, जब शासन प्रशासन अध्ययन अध्यापन से लेकर कला संस्कृति घर के आखिरी कोने तक में आधी दुनिया का बराबर का वर्चस्व था। मनु, हवाओं के रुख पर मेरा आकलन यह भी है कि ऐसा प्रचंड तूफान किसी मध्यवर्गीय महिला या उनके साथ जुड़ती बढ़ती जा रही महिलाओं के प्रयासों से नहीं आएगा जिनके लिए एक बड़े लेखक ने लिखा। मनु, हवाओं के रुख पर मेरा आकलन यह भी है कि ऐसा प्रचंड तूफान किसी उच्च वर्गीय महिला या उनके साथ जुड़ती बढ़ती जा रही महिलाओं के प्रयासों से नहीं आएगा जिनके लिए एक बड़े लेखक ने लिखा है कि ये खाई अघाई आउटडेटेड महिलाओं का फ्रस्ट्रेशन है जो 20-20 साल बाद आरोप लगाकर एक बार फिर से लाइमलाइट में आने का भोंडा प्रयास कर रही हैं। यह उनका भोतरा प्रयास है। जब उनका यौन शोषण हो रहा था या हुआ तब क्या पुलिस, न्यायालय, मीडिया नहीं था? लेकिन मनु, मैं एक महिला होने के नाते इन बातों को खारिज करती हूँ। मैं लेखक महोदय से कहना चाहती हूँ कि उच्च वर्गीय जिन भारतीय महिलाओं ने पश्चिम के MeToo स्टॉर्म को भारत में खड़ा करने का प्रयास किया है, इनका जब शोषण हुआ तब यह सब एक स्ट्रगलर थी। तब यह न खाई अघाई की सीमा में थी न तृप्त अतृप्त की सीमा में थी। तब यह सिर्फ स्ट्रगलर थी, अपने फील्ड में करियर बनाने के लिए संघर्षरत थी, जहां उन्हें हर मर्दवादी सोच वाली भीड़ से सामना करना पड़ रहा था। A to Z हर जगह इसी भीड़ का कब्जा था। पैर ढकने के लिए भी इन महिलाओं को संघर्ष करना पड़ रहा था। आज भी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा नहीं बदली है, बस बदलाव की एक हल्की सी बयार चल रही है। आज अगर निष्पक्ष आंखों से देखें तो इन महिलाओं ने मर्दवादी सोच वालों की मुट्ठी में जकड़ी अपनी दुनिया छीनकर अपने पैर जमाए हैं और अपनी मंजिल पाई है। इस दृष्टि से यह सभी महान विजेताएं हैं जिनका जितना मान सम्मान हो उतना ही कम है।
मैं तो कहूँगी कि अभी 125 करोड़ के देश में कुछ महिलाओं ने ही चंद बातें ही दुनिया के सामने साझा करके अपने देश में स्टॉर्म पैदा करने का प्रयास किया है, और इतने से ही बड़े बड़े दिग्गज छिपने के लिए अंधेरा ठिकाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना चेहरा छिपाने लायक एक अंधेरा कोना भी नहीं मिल पा रहा है, मीडिया के दिग्गजों को भी नहीं। मनु, ये आज की दुनिया के वो दिग्गज हैं जो दुनिया के हर क्षेत्र के लोगों की बखिया उधेड़ते रहते हैं, सबके स्याह सफ़ेद को उजागर करते हैं, लेकिन खुद हर तरह के दलदल में धंसे रहते हैं। इनके स्याह कारनामों को दुनिया के सामने उजाले में लाने का साहस कोई नहीं करता। मीडिया का एक अदना सा संवाददाता भी खाकी से लेकर सफ़ेद वर्दीधारी नेताओं पर भी रौब झाड़ ले जाता है। ये लोकतांत्रिक युग की दुनिया के वास्तविक हिटलर हैं। ऐसे में संपादक की हैसियत कितनी बड़ी होती है, वह कितना ताकतवर बन जाता है, मनु यह बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कई पत्रिकाओं के संस्थापक संपादक, कलम के धनी लेखक संपादक की ताकत का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। ऐसी अद्भुत ताकत किसी को भी आसानी से लंपट बना सकती है। शक्ति के मद में चूर होकर वह कुछ भी कर सकता है। पिछले दिनों तुमने ऐसे ही एक लंपट के बारे में देखा सुना होगा, मीडिया में पढ़ा भी होगा। यह उस लंपट की अकूत ताकत ही तो थी कि विदेश राज्य मंत्री बन गया और भी ताकतवर हो गया, सही मायने में सोने पे सुहागा हुआ। मगर इस मीटू ने ऐसे महाशक्तिशाली आदमी को भी तिनके सा उड़ा दिया। दूर देश के दौरे पर से बीच में ही वापस बुलाकर इस्तीफा ले लिया गया, क्योंकि शक्तिशाली सरकार इन चंद औरतों के मुंह खोलने से उत्पन्न हुई स्थिति में प्रचंड तूफान की आहट सुन रही है, जो किसी झोपड़ी से शुरू होने वाला है, जो किसी झोपड़पट्टी में कहीं गोल गोल घूम रहा है, जो इतना प्रचंड चक्रवाती तूफान बनने की ऊर्जा स्वयं में समेटे हुए है कि उतनी ऊर्जा आज तक इस पृथ्वी पर आए किसी तूफान में नहीं थी। इन चंद औरतों को खाई अघाई कहकर उनके काम साहस प्रभाव को नकारने की साजिश सफल होने वाली नहीं है। ऐसे साजिशकर्ता भी साजिश करने की सजा भुगतने को तैयार रहें, डरे नहीं। उस दिन से जिस दिन उनके भी स्याह पन्ने कोई महिला दुनिया के सामने पड़ देगी, तब वह भी खुद को ना तो अपनी लिखी ढेरों किताबों के पीछे छिपा पाएंगे, ना ही जोड़ तोड़ से बनाए अपने किसी किले में स्वयं को छिपा पाएंगे। मनु, सच बताऊं, जब यह हैशटैग मीटू पश्चिम से चला तो मैं इसके बारे में जानने के लिए कुछ ज़्यादा उत्सुक नहीं थी। सोचा वहाँ तो रिच मैन पर ऐसे आरोप लगाकर पैसे वसूलने की एक परंपरा सी चली आ रही है। हालांकि यह आरोप कई बार सही भी निकलते आ रहे हैं। यह हैशटैग मीटू उसी का नया वर्जन होगा। लेकिन जब इसने जोर पकड़ा तो इसे लेकर मेरी उत्सुकता बढ़ी। मोबाइल पर ही न्यूज़ पढ़ने देखने की सुविधा के चलते मैं हर समय लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने की आदी हो गई हूँ। ढूंढ ढूंढ कर मीटू से रिलेटेड खबरें पढ़ने देखने लगी। हॉस्पिटल में ड्यूटी आवर्स में भी मैं यह करती रहती हूँ। नर्सिंग स्टाफ की हेड होने के चलते मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन मैं अपना काम जूनियर पर डालकर अपने इस एडिक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल ही लेती हूँ। जानती हूँ कि यह जूनियर का शोषण है, लेकिन जब तक यह बात मेरे दिमाग में आई तब तक मैं उसकी आदी हो चुकी थी। मेरा शोषण मेरे सीनियर करते रहे और यह अब भी चल ही रहा है। यही क्रम नीचे तक चलता चला जा रहा है। मैं भी जाने अनजाने इसका हिस्सा बन गई हूँ, मगर दिमाग में यह बात आने के बाद मैं इससे मुक्ति के प्रयास में हूँ। मैं सिर्फ इतने ही प्रयास में नहीं हूँ मनु। मैं तब जब से तनुश्री और फिर बाद में अन्य महिलाओं का साहस देखा, जिनकी हिम्मत पाप के खिलाफ उठ खड़े होने के जज्बे के कारण एक पूर्व संपादक, लेखक, केंद्रीय मंत्री को रास्ते पर ला खड़ा किया, तब से मेरे मन में भी बवंडर उठा हुआ है। तनुश्री के बाद जिस तरह से विनीता, प्रिया सहित तमाम महिलाएं उठ खड़ी हुई, उसके बाद से मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं एक दिन भी चैन से सो नहीं पाई हूँ मनु। मेरे दिमाग में मन में कुछ झंझनाहट तो तभी हुई थी जब साउथ इंडियन हीरोइन श्री रेड्डी ने अपने यौन शोषण के खिलाफ सड़क पर टॉपलेस होकर प्रदर्शन किया था।
लेकिन देखो तब मैं बेचैन नहीं हुई। यह हमारी गुलामी या गुलाम मानसिकता का कितना बड़ा उदाहरण है कि जब इस पर पश्चिमी हैशटैग मीटू लग गया तब हमारा मन बेचैन उठा। यानी मेरा दिमाग मीटू की तरफ गया तो मैं बनबना कर उठ बैठी। सच में मनु, उसके बाद से ही मैं ना ठीक से खा पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ, ना ही ठीक से ड्यूटी दे पा रही हूँ। पहले जहाँ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर ही लगी रहती थी, लगता था कि जैसे इसके बिना तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। लेकिन अब इस आभासी दुनिया में मेरा मन नहीं लगता। मेरी नज़रों के सामने अब 40 साल पहले का वह एक दृश्य बार बार उपस्थित हो जाता है। वही फूस का छप्पर, डरे समय थर थर कांपते हम 5 छोटे छोटे भाई बहन, गांव के नारकीय दरिंदे प्रधान के हाथ पैर जोड़ जोड़ कर, पैरों की धूल माथे पर लगा लगा कर बच्चों के सामने इज्जत तार तार न करने की भीख मांगती गिड़गिड़ाती माँ और अपनी जिद पर अड़ा हुआ नारकी कीड़ा प्रधान। हम बच्चे वाह हाहाकारी हृदय विदारक दृश्य देखने को अभिशप्त थे। प्रधान, उसके 4 और कमीनों ने इतना अत्याचार किया कि माँ पर कि वह उन हरामियों के जाने के बाद भी बड़ी देर तक बेहोश पड़ी रहीं। उन कमीनों को शक केवल इतना था कि प्रधानी के चुनाव के समय हमारे माँ बाप ने उनके विरोधी का समर्थन किया था। उन सब के जाने के बाद हम भाई बहनों ने छप्पर के पिछवाड़े जाकर अपने पिता को खोला। कमीनों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर हाथ पैर बांधकर उन्हें घर के पीछे डाल दिया था। हमने माँ को ढका, उनके चेहरे पर पानी की छींटे मार मार कर उन्हें होश में ले आए। सवेरे होने पर पिता माँ को लेकर गांव से 12-14 कोस दूर पुलिस थाने जाने के लिए निकले कि दरिंदों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाएं। लेकिन 4-5 कदम ही बड़े होंगे कि 2 पुलिस वाले हैं साइकिल से आ धमके, गंदी गंदी गालियां देते हुए पिता को मारने लगे। गांव के कुछ लोग तमाशाई बनकर तमाशा देखते रहे। हम बच्चे रोते चीखते चिल्लाते रहे, माँ हाथ पैर जोड़ती गिड़गिड़ाती रही। लेकिन वर्दी वाले गुंडों ने उनके पेट पर ऐसी लात मारी कि पहले से ही घायल माँ बेहोश होकर गिर गई। पुलिस वाले खूब मारपीट कर पिता को लेकर चले गए। हम गांव वालों से मदद की भीख मांगते रहे, लेकिन प्रधान के आतंक के चलते कोई आगे नहीं आया। माँ की हालत 2 दिन के बाद कुछ संभली। जब उनके होश वो आवाज़ लौटे और पिता के वापस न लौटने की बात हम बच्चों से जानी, तो कोई रास्ता न देख पिता की जान की खातिर फिर उसी प्रधान के दरवाजे पर गई। रोई, हाथ पैर जोड़े, मगर कसाई कुत्ते ने गंदी गंदी गालियां देकर कहा, मैंने तेरे आदमी को बंद कर रखा है क्या? चोरी चकारी करेगा तो पुलिस छोड़ेगी क्या? जा वहीं जाकर पता कर। माँ थाने पहुंची तो पता चला कि पिता को चोरी के आरोप में जेल हो गई है। माँ कई दिन तक दौड़ती भागती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। माँ पिता से नहीं मिल पाए, कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। उल्टे पुलिस वालों की गलियां ही मिली। धमकी मिली कि जा घर पर जाके चुपचाप बैठ, नहीं तो तुझे भी वहीं पहुंचा देंगे। कुछ भी पता नहीं चला तो निराश होकर माँ लौट आई। घायल माँ, हम बच्चे कई दिन तक भूखे प्यासे तड़पते गांव वालों से मदद मांगते रहे, लेकिन कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं था। हमें देखकर रास्ता बदल देता था, दरवाजे बंद कर लेता था। हार कर एक दिन माँ मुंह अंधेरे हम सब बच्चों को लेकर चुपचाप गांव छोड़कर शहर आ गई। हमारे पास तन पर पड़े फटे पुराने कपड़ों के सिवा सिर्फ कुछ बर्तन थे। पिता के एक अंगोछे में थोड़ा सा सत्तू, कुछ चना और बहुत थोड़ा सा गुड़। हम कई दिन भूखे प्यासे रहे, स्टेशन पर मांग कर खाया, मगर माँ ने हिम्मत नहीं हारी। जल्दी ही एक घर में साफ सफाई का काम मिल गया, मगर वहाँ भी माँ के साथ मेरी 2 बड़ी बहनों का भी शोषण हुआ। माँ वहाँ से भी हमें लेकर भागी। फिर वह कई बार बच्चों को लेकर इधर उधर भागती रही। एक दिन एक मंदिर के बाहर हम भूखे प्यासे खड़े थे, लोगों से प्रसाद लेकर खा रहे थे। उसी से हम अपनी भूख शांत कर रहे थे। तभी एक सज्जन दंपत्ति की नज़र हम पर पड़ी। उन्होंने हमसे बातें की। हमारी हालत जानकर उन्होंने अपने यहाँ शरण दी। उनके बड़े से मकान के अहाते में हमें शरण मिली। हम सब यहाँ भी बहुत डरे हुए थे कि यहाँ भी पहले की तरह शोषण न हो। डरे समय हम सब वहीं अपनी उम्र के हिसाब से उस व्यापारी के परिवार के लिए काम करते रहे।
हमारी मेहनत से खुश होकर दंपत्ति ने हमारी हर तरह से मदद की। बहनों की शादी करा दी। एक भाई और मैं, उस दंपत्ति जिन्हें हम काका काकी कहते थे, के सहयोग से थोड़ा पढ़े लिखे आगे बढ़े। मैं किसी तरह नर्स बन गई। मनु, नर्स बनने तक मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं किस किस तरह की स्थितियों से गुजरी। जहाँ मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, वहाँ मेरे भोलेपन, मेरे विपन्न स्थिति का एक इंस्ट्रक्टर और एक सीनियर स्टूडेंट ने खूब बेजा फ़ायदा उठाया, खूब शोषण किया। पहले दोनों ने मेरी मदद की तो मैं उनकी एहसानमंद हो गई। उनके बाद एक दिन इंस्ट्रक्टर, फिर हफ्ता भर भी ना बीता होगा, सीनियर ने मेरा शोषण शुरू कर दिया। दोनों महिला होकर भी एक महिला का शोषण करती रहीं, लेकिन मैं माँ अपनी भाई की हालत देखकर चाहकर भी विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि विरोध का मतलब है मेरी पढ़ाई बंद। मैं फिर से भीख मांगने से बचना चाहती थी, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। इंस्ट्रक्टर से तो खैर कुछ महीने बाद ही फुर्सत मिल गई, क्योंकि उसे कोई और अच्छी जॉब मिल गई तो वह छोड़कर चली गई। लेकिन सीनियर पास आउट होने तक मेरा शोषण करती रही। वह बाद में भी संपर्क रखना चाहती थी, लेकिन मैंने दृढ़ता से संपर्क खत्म कर दिया। मनु, यह सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एक बहुत महान काम में तुम्हारी मदद चाहती हूँ। तुम्हें भी साथी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम भी उस पीड़ा से गुजरी हो जिससे मैं गुजरी हूँ। मैं यह काम क्यों कर रही हूँ, इसमें तुम्हें क्यों साथ देना चाहिए, इन सब बातों को तुम जान समझकर बिना किसी असमंजस के निर्णय ले सको, इसलिए तुम्हें विस्तार से बताना जरूरी है। मनु, एक बात बताओ कि हम महिलाओं पर अत्याचार कोई आज की बात नहीं है। यह हजारों साल से होता आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि जब यह हजारों साल से होता आ रहा है, इतने सालों में कोई नहीं बंद करा सका, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला, तो मैं और तुम क्या कर लेंगे? नहीं मनु, नहीं, ऐसा नहीं है। हम औरतों ने जब जब अपने अधिकारों को समझा, संघर्ष किया, तो हमें अपने अधिकार मिले भी, हम पर अत्याचार बंद भी हुए। लेकिन हम जब असावधान हुए तो फिर विपन्न हो गए। इसका उदाहरण तुम थेरियों को मान सकती हो। वो जब अपने अधिकारों के लिए सतर्क हुई तो अपनी दुनिया बदल कर रख दी। वह भी 2000 साल से भी पहले, बुद्ध के समय में। तो मनु, जब हजारों साल पहले या हो सकता है तो आज क्यों नहीं? आज तो पहले से बहुत आसान है। तो आओ, आज हम सब मिलकर अत्याचारी मध्यवादी सोच से अपनी दुनिया का उद्धार करें, मुक्त कराएं अपनी दुनिया। जानती हो मनु, मैं पुलिस वालों की मार से तड़पती अपने पिता का आखिरी बार देखा चेहरा आज भी भूली नहीं हूँ। बहुत सालों बाद जब हम कुछ समझदार हुए, सेल्फ डिपेंड हुए, हाथों में कुछ पैसे आए, तो हम भाई बहनों ने पिता की खोजबीन शुरू की, थाने से ही। लेकिन वहाँ से पता चला कि उस समय गांव के इस नाम के किसी व्यक्ति को जेल भेजा ही नहीं गया था। मतलब साफ था कि प्रधान ने पुलिस के माध्यम से अपने पैसों के दम पर मेरे पिता की हत्या करवा दी थी, उन्हें गायब करवा दिया था। मेरी पीड़ा इतनी ही नहीं है मनु। जब किसी तरह पढ़ाई पूरी करके निकली तो एक कस्बे के छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी मिली। जल्दी ही पता चला यहाँ तो लेडीज स्टाफ का शोषण एक आम बात है। असल में हॉस्पिटल कुल मिलाकर ठीक ठाक था, मगर उसका संचालक एक झोला छाप डॉक्टर था, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वह देह बेचने का भी धंधा वहीं हॉस्पिटल में ही करवाता है। जिन लोगों को वह बतौर कस्टमर लाता था, उनके बारे में बताता कि उसे नर्व मसल्स की कमजोरी की बीमारी है। उसे दूर करने के लिए मसाज थेरेपी के लिए कहता, बोलता इसके लिए आयुर्वेदिक इलाज ज़्यादा बेहतर है। फिर टारगेट की गई नर्स से ही उसको मसाज थेरेपी दिलवाता। कस्टमर और उसकी मिली भगत की यह साजिश, जब तक नर्स कुछ समझती थी तब तक वह उसकी साजिश का शिकार होकर उनके चंगुल में फंस चुकी होती थी। नर्स की सैलरी में ही वह कस्टमर को खुश करता और उससे मिला सारा पैसा अपने पास रखता। कई नर्सों को डराने, उन्हें अपने चंगुल में फंसाए रखने के उद्देश्य से वह बड़ी गहरी चाल चलता था। वहाँ के थाने के दरोगा से कहता कि आपको नई नर्स का इनॉग्रेशन करना है। इससे दरोगा भी खुश कि बिना पैसे खर्च किए सब कुछ मिल रहा है, और वह झोला छाप डॉक्टर नर्स को दरोगा की वर्दी के सहारे डराने में सफल हो जाता। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं जब तक कुछ समझती तब तक दरोगा मेरा इनॉग्रेशन कर चुका था।
मैं डॉक्टर के पास पहुंची कि मेरा रेप हुआ है, मुझे इसकी रिपोर्ट लिखानी है। तो वह ड्रामा करते हुए बोला, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, जिस थाने में रिपोर्ट लिखानी है ये उसी थाने का दरोगा है। यह रिपोर्ट तो लिखेगा नहीं, उल्टा किसी फर्जी केस में अंदर करा देगा, साथ में मुझको भी। इसलिए थोड़ा रुको, मैं तुम्हें पुलिस के किसी बड़े अधिकारी के पास लेकर चलूँगा, तुम्हारी शिकायत पर सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। फिर यही कहते ही कहते उसने कई दिन निकाल दिए। मैं बहुत परेशान थी कि या तो ऐसे ही पूरा केस खत्म कर देगा। तभी एक दिन वहाँ की एक स्वीपर ने बताया कि सच क्या है। उसे वहाँ के हर इनॉग्रेशन की जानकारी रहती थी, मेरी सारी बातें भी उसे पता थी। उसने कहा कि जो भी थाने पर गया उसे या उल्टा फंसवा देता है। मेरे सामने अचानक ही पिता का तड़पता चेहरा आ गया। फिर उसी महिला स्वीपर की सलाह पर मैं वहाँ से चुपचाप भाग निकली। उसी ने एक मिशनरी हॉस्पिटल का पता दिया था, जो वहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर था। वहाँ गई। उस महिला का आदमी वहाँ काम करता था, उसे बताया तो उसने मदद की। वहाँ दैनिक वेतन पर नौकरी मिल गई। काम बहुत था लेकिन मैं खुश थी। मगर कुछ महीनों बाद ही मैंने वहाँ के रंग ढंग में भी वही बांग खुली पाई जो पहली जगह पाई थी। कुछ महीना बीतते बीतते मुझे तस्वीर साफ दिखने लगी। ज़्यादातर खेल वहाँ नाइट ड्यूटी पर खेला जाता था। मेरी नौकरी जिस सीनियर डॉक्टर के हाथों में थी, उसकी दो चीज़ें बड़ी फेमस थी। पहली यह कि वह बहुत जेंटलमैन है और हेल्पफुल नेचर के हैं। दूसरी, पेशेंट को वो बड़े प्यार से देखते हैं। आधी बीमारी तो वह अपनी बातों से ही खत्म कर देते हैं। ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद मेरी लगातार 3 महीने तक नाइट ड्यूटी लगाई गई। बताया गया कि 2 नर्स मैटरनिटी लीव पर चली गई हैं और 4 ने अचानक ही नौकरी छोड़ दी है। मनु, इस मिशनरी हॉस्पिटल में सब कुछ इतनी शांति, इतनी चालाकी से होता था कि ऊपर से पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा दिखता था। कोई किसी की तरफ उंगली नहीं उठाता था। ऐसे धूर्ततापूर्ण माहौल में मेरी नाइट ड्यूटी को शुरू हुए हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एक दिन उसी जेंटलमैन डॉक्टर और 2 नर्सों को बाय चांस मैंने स्टाफ रूम में रंगे हाथों देख लिया। मैं सॉरी बोलते हुए उल्टे पांव वापस चली आई। जेंटलमैन डॉक्टर रंगा सियार निकला था। मैं डर गई कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं वहाँ सीनियर नर्स को बुलाने गई थी। एक पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही थी। उसका ध्यान आते ही मैं फिर पलटी के बुला कर ले आऊँ, जो होगा देखा जाएगा। किसी की ज़िंदगी बचाने से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। वापस मैं आधे रास्ते पर पहुंची ही थी कि उन्हीं 2 में से एक सीनियर नर्स आती हुई दिखी। मैंने उनके पास पहुंचकर पेशेंट की हालत बताई। क्या क्या देखा इस बारे में कोई बात ही नहीं की। उन्होंने जल्दी से आकर पेशेंट को देखा, वार्ड बॉय को भेजकर डॉक्टर को बुलवाया। जानती हो मनु, तब मैं रंगे सियार को देखकर दंग रह गई और रंगी पुती उन दोनों सियारनियों को भी, जो कुछ ही मिनट पहले तक किसी मानसिक रोगी की तरह घृणित स्थितियों में पड़े थे। तीनों सेवा की प्रतिमूर्ति लग रहे थे। पेशेंट को देखा, फॉर्मेलिटी पूरी की और चले गए, या जाने बगैर कि पेशेंट की तकलीफ दूर हुई कि नहीं। सीनियर नर्स ने सुबह जाते जाते मुझे शिक्षा दी कि मेरी प्यारी मित्र, जीवन का आनंद उठाओ, जीसस बहुत दयालु है। उसकी बातों का मतलब मैं साफ साफ समझ गई थी। मैं भी ऐसे चुप हो गई जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं। मनु, जल्दी ही मुझे पता चला कि वह डॉक्टर सीनियर होने के बावजूद जब भी उसका मन उसके तथाकथित सिद्धांत जीवन आनंद उठाने का होता है तो वह अपनी ड्यूटी नाइट में भी लगा लेता है। मैं जहां उस रंगे सियारनियों को देखती या उनकी याद आती तो बहुत परेशान हो जाती थी कि कहीं यह सब साजिश का शिकार बनाकर मुझे भी आनंद ना देने लगे, जैसे पिछले हॉस्पिटल में साजिश रचकर झोला छाप डॉक्टर ने दरोगा से मेरा इनॉग्रेशन करा दिया था। यह सोचकर मैं वहाँ से भी निकलने की सोचने लगी, लेकिन तब मुझे हर तरफ सियार और सियारिन ही दिखाई दिए। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। आखिर जिसका मुझे डर था वही हुआ। कुछ ही समय बीता होगा कि मैं इन सब के जीवन आनंद के जाल में फंस गई। वह 26 या 27 दिसंबर की रात थी। कड़ाके की ठंड थी। हर तरफ हड्डी कपा देने वाली ठंडी हवा थी। कोहरा भी भयानक धुएं की तरह उड़ रहा था। मैं नाइट ड्यूटी पर थी।
उस दिन उनके फेंके जाल में फंस गई। मेरा शोषण हो रहा था। वह सब रंगे सियार सियार इन जीवन का आनंद उठा रहे थे। मैं स्तब्ध थी। उस दिन मैं बहुत रोई कि मेरे जीवन में क्या केवल शोषण ही लिखा है? मेरे ही क्यों, मेरे परिवार के भी। पहले माँ का, बड़ी बहनों का, फिर मेरा। मैं बार बार वह ताकत, वह साधन ढूंढती रही मनु, जिससे इस शोषण का प्रतिकार कर सकूं, रोक सकूं। मगर हर तरफ गुप्त अंधेरा मिलता, कोई एक सेकंड को भी साथ देने वाला नहीं मिलता। आखिर मैंने तब तक के लिए खुद को परिस्थितियों के हवाले कर दिया जब तक कि मेरी और मेरे घर की हालत सुदृढ़ नहीं हो जाती। मैं सरकारी नौकरी की तलाश में लगी रही और उनके जीवन आनंद के खेल का साधन भी बनी रही। मनु या मेरी मजबूरी की अति थी कि सिर्फ वह सियार और सियारिनी नहीं, उसी की तरह का एक और कमीना, 3 कमीनियां भी मेरा शोषण करते रहे। इन सब ने मिलकर इतने घने और मजबूत जाल में फंसाया था कि मैं उफ भी नहीं कर पा रही थी। जो ऐसी स्थितियों से नहीं गुजरी हैं, मनु, या सुनकर उनका कलेजा कांप उठेगा कि महीने में 2-3 दिन ऐसे बीतते थे जब मेरा 24 घंटे में ही 3-3 बार शोषण होता था। लेकिन अंततः मेरी मेहनत, मेरा धैर्य काम आया। सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई, लेकिन मनु उससे पहले मिशनरी हॉस्पिटल में 3 साल तक जो यातनाएं, जो अपमान बर्दाश्त किया, वह आज भी एकदम ताजा है। ऐसे कि जैसे सब अभी अभी घट रहा है। अपमान की आग मुझे आज भी उतना ही जला रही है जितना तब जलाती थी। मनु, मेरा दुर्भाग्य मेरे साथ यहीं तक नहीं रहा। जब सरकारी हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो बहुत खुश थी। सोचा कष्ट, पीड़ा, अपमान से भरा मेरा काला समय खत्म हुआ। घनी काली रात के बाद मेरे जीवन में चमकीली सुबह हो गई है। मगर जानती हो, यह चमकीली सुबह मात्र 2 साल ही रही। हॉस्पिटल का नया निदेशक आया और उसके चंगुल में कई फंस गई। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं भी भूल कर बैठी। कितने कितने तरह के शोषण के बदतरीन अनुभवों से गुजर चुकी थी, फिर भी मुझसे यह मूर्खता हुई। एक जूनियर डॉक्टर के साथ मेरे संबंध बन गए और वह शादी की सीमा तक पहुंचे। उसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए। जब मैंने सपने सच करने पर जोर दिया तो वह मुकर गया। सब उसका धोखा था। उसके बिछाए जाल में मैं फंस गई थी। बात हर तरफ फैल गई। उस जूनियर ने निदेशक के साथ मिलकर ऐसी स्थिति पैदा की कि मैं उसकी भी हवस का शिकार बनती रही। यह सिलसिला 2 साल तक चला। जब वह निदेशक सीएमओ होकर दूसरे शहर चला गया तब मुझे मुक्ति मिली, वैसे ही जैसे पढ़ाई के दौरान इंस्ट्रक्टर से मिली थी। इतिहास ने अपने को दोहराया था। जूनियर डॉक्टर एक दबंग बिल्डर का बेटा था। इन बातों का पूरा खुलासा तब हुआ जब मैं उसके चंगुल में बुरी तरह फंस चुकी थी। विरोध करती तो नौकरी के साथ साथ जान का खतरा भी था। अंततः जूनियर ने बहुत दिनों तक मेरा शोषण किया। तुमसे अचानक ही जब महिला हॉस्पिटल में परिचय हुआ तो बड़ा अच्छा लगा। तुम्हारे तेज तर्रार व्यवहार से लगा कि तुम्हारा शोषण तो कोई कर ही नहीं सकता। मगर कुछ ही महीनों बाद जब तुम्हारे साथ हुई एक घटना को लेकर विवाद इतना हुआ कि हॉस्पिटल के निचले स्टाफ ने हड़ताल कर दी, भले ही दबाव में 2 घंटे में ही खत्म हो गई, तब मुझे कुछ जानकारी हुई। मैं तुम्हारे पास पहुंची। तुम मेरा जरा सा अपनत्व पाकर बिलख पड़ी और अपने शोषण की पूरी बात बताई। मनु, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं घबरा गई कि तुम्हारी जैसी तेज तर्रार महिला के साथ यह हुआ तो मेरी जैसी कहाँ बचेंगी। तब मैं यह यकीन कर बैठी थी कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो भी महिलाएं हैं उन सब का शोषण होता है, निश्चित ही होता है। एक भी नहीं बचती और पनिश भी वही की जाती है। जैसे तुम्हारा ही शोषण हुआ और बतौर पनिशमेंट तुम्हारा ही ट्रांसफ़र भी कर दिया गया दूर डिस्ट्रिक्ट में, जिससे हम लोग अलग हो गए। संपर्क भी बहुत क्षीण हो गया। लेकिन इस मी टू हलचल ने मेरे अंदर एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर दी है कि अब मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं चाहती हूँ कि यह ज्वाला देश के कोने कोने में, झोपड़ियों में, छप्पर, फुटपाथों में रहने वाली आखिरी औरत तक पहुँचे। सब एक साथ दुनिया के सामने आए और अपने साथ हुए शोषण को बताएं, जिसने उनके शरीर, इज्जत, मान सम्मान को, उनकी आत्मा को कुचला है, उनका नाम उजागर करें।
एक अकेली करेगी तो कठिनाई में रहेगी, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। हम जैसी तुम जैसी छप्पर में जीने वाली मेरी माँ और फुटपाथों पर जीने वाली महिलाओं के पास वो ताकत नहीं जो तनुश्री दत्ता, प्रिया श्री रेड्डी जैसी सक्षम महिलाओं के साथ है। इन सब ने भी मुंह तब खोला जब यह सक्षम बन गई। इसी से जब यह बोली तो पूरा मीडिया इनके साथ खड़ा हो गया, इनकी जबरदस्त ताकत बन गया। और तुम इस ताकत का परिणाम देख ही रही हो कि बड़े बड़े दिग्गजों को अपने काम से हाथ धोना पड़ रहा है, पद से हाथ धोना पड़ रहा है, अपने परिवार अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है, मुंह छिपाते नहीं बन रहा। ऐसे ही जब हम कोने अंधेरे में पड़ी औरतें छप्परों से निकलकर, फुटपाथों से निकलकर एक समूह बनाकर जब शोषकों रंगे सियारों का असली चेहरा दिखाएंगे दुनिया को, तो हमारे साथ जबरदस्त ताकत मीडिया की, सोशल मीडिया की जुड़ जाएगी। एक समूह से यह मत समझ लेना कि हम सब एक जगह इकट्ठा होकर आगे बढ़ेंगे। मैं यह जानती हूँ कि हम तुम छप्पर में रहने वाली औरतों के लिए यह संभव नहीं है। हम सदियों से इतने शोषित हुए हैं कि मुंह खोलने की बात छोड़ो, ऐसी बातें सोचने की भी क्षमता नहीं रह गई है। यह घटना न होती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जरा सी बात को भी देश ही नहीं दुनिया में हर तरफ पहुंचा देने की क्षमता न रखती, तो आज भी यह सोच नहीं सकते थे हम लोग। मैंने बहुत सोच समझकर एक अचूक प्लान बनाया है और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ रही हूँ। प्लान यह है मनु कि सभी शोषित लड़कियाँ, औरतें अपने शोषण की पूरी बात करने वाले का पूरा विवरण, समय आदि बताते हुए अपने मोबाइल से ही वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके मेरे पास भेज दें। इसमें छोटी से छोटी झोपड़पट्टी में भी रहने वाली महिलाओं को भी शामिल करना है। इसके लिए हमें करना यह होगा कि खुद ऐसी महिलाओं के पास जाकर उन्हें सारी बातें अच्छे से समझाकर उनके शोषण की बात का वीडियो बनाकर लाना होगा। जानती हो, इसके लिए मैं अपनी तीनों बेटियों और दामादों का भी सहयोग ले रही हूँ। तुम्हें यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरी तीनों बेटियां भी नौकरी करती हैं, तीनों ही मेरी तरह नर्स हैं। तमाम समस्याओं के चलते मैं बच्चों को कोई ऊंची शिक्षा तो नहीं दिला पाई, लेकिन इतना जरूर कर दिया है कि वह किसी पर डिपेंड नहीं है, पैसों के लिए किसी के मोहताज नहीं है। मैं इस मामले में भी अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि तीनों दामाद भी बहुत ही ओपन माइंडेड और मॉडर्न विचारों वाले हैं, नौकरी करते हैं। मुझे तीनों बेटियों के लिए लड़का ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उन सब ने नौकरी करते करते खुद ही अपने मन का वर तलाश लिया और फिर हमने कोर्ट मैरिज करवा कर एक हल्का फुल्का रिसेप्शन दे दिया था। सभी अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। तुम यह जानकर आश्चर्य करो कि मैंने मन में वीटू, मनु, हम अपने मूवमेंट का नाम वीटू ही रखेंगे क्योंकि मेरा लक्ष्य सबको साथ लेकर चलना है। तुम कुछ और नाम सुझा सकती हो तो बताना। जानती हो, वीटू विचार आते ही मैंने बहुत सोच विचार कर सबसे पहले अपने पति से ही बात की। कहा कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, आपकी मदद चाहिए, और यह मदद सिर्फ इतनी ही कि आप मुझे इसे करने से रोकेंगे नहीं। एक बात बताऊं, मेरे साथ जो जो शोषण हुआ वह सब बच्चों के कुछ बड़ा हो जाने के बाद मैंने एक एक कर सब कुछ बता दिया था। इससे मैंने कुछ दिन स्वयं को अजीब सी बदली हुई मना स्थिति में पाया। परिवार में कुछ दिन तक मैं सभी के चेहरे पर जब वो मेरे सामने होते थे तो अजीब सी रेखाएं पाती, भाव पाती। तब मैंने सोचा कि यह सब बताकर मैंने गलती तो नहीं कर दी। फिर सोचा कि बोझ लेकर चलने से क्या फायदा, क्या मतलब है इसका। मेरे पति हैं, अगर मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ नहीं चल सकते तो ठीक है, अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैंने इस बिंदु पर भी बात की तो पाया कि नहीं, मैं गलत सोच रही थी। मेरा पति और बहुत से कूप मंडूक सोच वाले पतियों जैसा नहीं है, जिनके लिए स्त्री की तथाकथित पवित्रता ही सब कुछ होती है। सारी अपेक्षाएं सिर्फ पत्नी से ही रखते हैं। ऐसे खुले विचारों वाले अपने प्यारे पति से जब मैंने V2 की बात की तो वह बोले, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो मैंने कहा,
वह सब भी बेहद ओपन माइंडेड है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि वह अपनी माँ के इस कदम का साथ देंगे। उन्हें गर्व होगा कि उनकी माँ ने ऐसा कदम उठाया जिसमें पूरी नारी दुनिया की सुरक्षा निहित है, उनका मान सम्मान निहित है। इसके साथ ही मैंने यह भी बताया कि जब बेटियां नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, तभी से मैं उन्हें उन सारी बातों से अवगत कराती आ रही हूँ जिससे उनका सामना हो सकता है। जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, तभी मैंने उन्हें बताया था कि वहाँ पर किस किस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, उन्हें कैसे उनका सामना करना है। इतना सब कुछ करने के बावजूद मनु, जानती हो, मेरी दूसरी वाली बेटी शोषण का शिकार होते होते बची थी। वह ठीक वैसी ही स्थिति में फंसने वाली थी जिसमें मैं सरकारी हॉस्पिटल में फंस चुकी थी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। कुछ दिन उसकी उखड़ी उखड़ी मनोदशा देखकर मैं अंदर ही अंदर परेशान हुई कि बात क्या है। अचानक दिमाग में आया कि कहीं यह मेरी जैसी हालत से तो नहीं गुजर रही है। बहुत प्यार से खुलकर बात की तो उसने अपनी समस्या बताई। जिसका मुझे डर था वही होने जा रहा था। अंततः मैंने उसे बचा लिया। V2 के लिए जब पति के साथ बात की तो मैंने बेटी की भी बात बताई। उसके पहले यह बात केवल हमारे और बेटी के ही बीच ही थी, सीमित थी। यह सुनकर पहले पति आग बबूला हुए। कहा कि उसी समय क्यों नहीं बताया। मैंने कहा अब जो भी है वह समय तो बीत गया। V2 को यदि आगे बढ़ाएं तो उस आदमी को भी सजा दे सकते हैं, और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनको भी। जानती हो, जिस डॉक्टर ने मेरा शोषण किया था वह बाद में CMO होकर रिटायर हुआ। आजकल वह एक बहुत बड़े प्राइवेट संस्थान के एक बहुत बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल का निदेशक बन बैठा है। आज 67-68 की उम्र में भी बड़ा बना ठना रहता है। सुना है वहाँ भी औरतों का शोषण करने से बाज नहीं आ रहा है। अपनी लाइजनिंग पावर के बल पर वहाँ के मैनेजमेंट को मेस्मराइज किए हुए है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल की तरफ से उसे मर्सिडीज बेंज जैसी महंगी कार और शैडो भी मिला हुआ है। और दूसरे का भी बताती हूँ, जिसने मुझे शादी कर झांसा देकर लूटा था, जिसका बाप बिल्डर है, उसने 2 नंबर की अकूत कमाई से बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना लिया है। यह सब जब देखती हूँ तो पुरानी तस्वीरें मेरे सामने आ जाती हैं। खून खौल उठता है कि न जाने कितनी औरतों लड़कियों की इज्जत लूटने वाले आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। अकूत धन संपत्ति ही नहीं, समाज में बड़े मान सम्मान के साथ रह रहे हैं। क्या इनके कुकर्मों की कोई सजा नहीं है? मनु, जानती हो, तभी पति ने सलाह दी थी कि FIR कर दो, कोर्ट से सजा दिलाओ। मैंने कहा कोई फायदा नहीं। पहले तो न जाने कितने सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, पेशी पर पेशी होगी, धक्के खाते भटकना पड़ेगा। इसके बाद भी इन गंदे इंसानों को सजा मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। कोर्ट में अपने आरोप को मैं कैसे साबित करूंगा? यह हो ही नहीं पाएगा। दूसरे इससे तो इसके असली चेहरे को उसके घर वाले ही जान पाएंगे। यही बड़ी बात होगी। जबकि V2 के जरिए उसको हम पूरी दुनिया में एक्सपोज कर देंगे। वह अपनी बीवी, बच्चों, नाती पोतों सबके सामने जलील होगा। दूसरे वाले के साथ भी यही होगा। मनु, पति को कन्विंस करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उन्होंने V2 को आगे बढ़ाने के लिए न केवल खुशी खुशी हाँ कहा, बल्कि यह भी जोड़ा कि तुम्हारी इस बहादुरी से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गर्व है। उन्होंने हर तरह से सपोर्ट करने का वादा किया है। फिर हम दोनों ने अपनी तीनों लड़कियों, दामादों को भी बुलाकर बात की। वह सब भी खुशी खुशी तैयार हो गए। हम सब ने मिलकर यह योजना बनाई है कि सभी की बातें वीडियो में रिकॉर्ड की जाएं, फिर वह V2 नाम से फेसबुक और वेबसाइट बनाकर डाला जाए। ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी इन्हें एक ही दिन वायरल किया जाए। हम सब ने मिलकर अब तक करीब 2 दर्जन महिलाओं के बयान लिए हैं, और इनमें मेरे घर की बाई और 3 अन्य लोगों के बयान भी हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, सुनकर अचंभे में पड़ जाओगे कि घरों में काम करने वाली बाइयों का कितना शोषण होता है। हमने कई झोपड़पट्टियों, ऑफिसों में काम करने वाली महिलाओं से भी जी तोड़ प्रयास करके इतना कर लिया है कि उम्मीद करती हूँ कि अगले 1 महीने में 100 की संख्या पार कर लूँगी।
महिलाओं को ऐसे काम के लिए तैयार करना कितना मुश्किल होता होगा, इसका अनुमान तो तुम लगा ही सकती हो। लेकिन वीटू का असर, और साथ ही जब मैं अपना बेटी का और अन्य कई औरतों का वीडियो दिखाती हूँ, तब वह बात करने को तैयार हो जाती हैं। फिर कई बार समझाने के बाद अपनी आप बीती रिकॉर्ड करवाती हैं, आखिर तक साथ देने का वादा करती हैं। रिकॉर्डिंग के लिए हमने एक बढ़िया कैमरा भी खरीदा है। मनु, मैं अपने हम सब के इस अभियान से देश के कोने कोने तक की महिलाओं को हर हाल में जोड़ना चाहती हूँ। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट है कि इससे जुड़ो, अपनी आधी दुनिया की मदद करो, सदियों से इसके साथ हो रहे शोषण को खत्म करने के अभियान का एक हिस्सा बनो। जैसे मैं, मेरा परिवार मिलकर पीड़ित महिलाओं के बयान ले रहे हैं, वैसे ही तुम भी करो। पहले अपना करो, फिर वही दिखाकर तुम अन्य को आसानी से कन्विंस कर लोगी। प्लीज़ मनु, अपनी सारी गंभीरता, अपनी सारी हिम्मत, साहस बटोर कर आधी दुनिया की निर्णायक लड़ाई की जीत सुनिश्चित करने में मदद करो। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बनो, क्योंकि #MeToo रिच वुमेन वर्ल्ड की लड़ाई तक सिमटेगा। यह स्वीकार करने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि आधी दुनिया की पूरी लड़ाई तो सड़क फुटपाथों पर जीवन बिताने वाली महिलाओं तक को शोषण से मुक्ति के बाद ही सही मायने में जीती हुई कही जाएगी। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। तुम्हें एक और दिलचस्प बात बताऊं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसमें शोषित पुरुषों को भी शामिल करो, उनको भी लो। कई पुरुष भी ऐसे हैं जो वर्क प्लेस पर करियर बनाने के चक्कर में महिलाओं द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं। लेकिन मनु, मैं इस लड़ाई में पुरुषों को कतई शामिल नहीं करूंगी, क्योंकि तब यह लड़ाई भटक कर अर्थहीन खत्म हो जाएगी। मनु, हमें यह हर हाल में जीतनी ही है। सोचो मत, बस कदम आगे बढ़ाओ। मुझे कल तक अपना वीडियो मेल कर दो। मेरी प्यारी मनु, मेरा नहीं, अपनी आधी दुनिया का साथ दो। जानती हो मनु, हम उस देश की महिलाएं हैं जो अपने शोषण के खिलाफ हजारों साल से उठ खड़ी होती आ रही हैं। पश्चिम का #MeToo अभियान वास्तव में भारत के थेरी गाथा मूवमेंट का पश्चिमी संस्करण है। जब बुद्ध थे तभी बहुत सी महिलाएं, जिसमें सेक्स वर्कर तक थीं, वो बौद्ध भिक्षुणी बन गईं। इनमें से तमाम महिलाओं का शोषण हुआ था। इन लोगों ने अपने शोषण की गाथा लिखी, जिनसे उनके शोषकों का चेहरा समाज में एक्सपोज हो गया। लोग शोषण करने से पहले सोचने को विवश हो गए। मनु, हमारा अभियान इन्हीं पूर्वजों की अगली कड़ी है, जिसके रास्ते पर चलकर हम कुछ नहीं, सभी महिलाओं को यानी आधी दुनिया को सुरक्षित कर सकेंगे। इसलिए मनु, #MeToo नहीं, #We2, और हम सब आगे बढ़े, आज की थेर गाथा लगे। धन्यवाद।